चलो जी, तो बेटा भाई बंद कर दे। तो बेटा बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी में स्टिक मारना है, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी कहानी है सरफेस केमिस्ट्री में। जो तीन पार्ट है इस चैप्टर में ना, एक सरफेस है जिसमें अपने को एडजॉर्प्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडजॉर्प्शन। दूसरा अपने को पढ़ना है कोलाइडल। क्या पढ़ना है? और एक पढ़ना है कैटलिस्ट। थोड़ा सा इमल्सन और जेल है, ठीक है। तो अपने मेनली तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले कि एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस जितना पढ़ेंगे सब सरफेस पे हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है? सरफेस पे। जो है अपना जो जंग लग रहा था वो भी कहाँ पे होती है? सरफेस फिनोमिना है। ये सब सरफेस फिनोमिना है। क्या है बेटा? सरफेस फिनोमिना। अब थोड़ा सिंपल सी कहानी है। ये शुरुआत में तो इसने लिख रखा है कहाँ कहाँ तक सरफेस होना चाहिए, कि भाई अगर आपको कोई बहुत क्लीन सरफेस चाहिए, जैसे अपन अपन जैसे देखते हैं कि भाई ये वाली चीज है, मैं कहूँ कि ये एकदम क्लीन सरफेस है, अगर आप धो भी दो तो क्लीन नहीं है, क्योंकि इसकी सरफेस पे कुछ ना कोई गैस एडजॉर्ब है। आपको प्रेशर हटाना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा? अगर आप प्रेशर को इतना कम कर देते हो, किसी सरफेस पे से इतना प्रेशर क्या कर देते हो बेटा? कम 10 की पावर -8 से -9 टाइम इतना एटीएम प्रेशर कम, पास्कल प्रेशर कम कर दो, तो किसी सरफेस को आप प्योर बोल सकते हो, वरना उस सरफेस पे कोई ना कोई गैस एडजॉर्ब है रहेगी। आ रही बात समझ? तो कोई भी चीज एकदम प्योर नहीं है, क्योंकि उसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ चिपका हुआ है। हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटा एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ना है बेटा? एडजॉर्प्शन। क्लियर है? जो एडजॉर्प्शन क्या होता है ध्यान से समझना बेटा। अपन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना है इसके, ठीक है। तो देयर आर several example which reveal that the surface of the solid has the tendency to attract, जो ध्यान से attract and retain the molecule of phase with it come into the contact। जैसे अपने पास ये सरफेस है सॉलिड की, तो उस पे क्या होता है बेटा? जिस फेज में वो आता है उसी फेज में उसको अपने सरफेस पे चिपका के रखने की क्या होती है बेटा? उसकी टेंडेंसी होती है। कौन करता है ये काम? सॉलिड। कौन करता है? कोई सॉलिड होता है वो अपने सरफेस पे चिपका देता है इस तरह को। क्लियर है? तो मोलिकुलर स्पेसिस एट द सरफेस रेदर देन इन बल्क। बल्क का मतलब होता है अंदर, कि अगर वो अपने सरफेस पे चिपकाए, अंदर ना जाने दे। कहां नहीं जाने दे बेटा? अंदर नहीं जाने दे, सरफेस पे चिपकाए, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बल्क ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन टर्म ऑफ एडजॉर्प्शन। उसी को क्या बोलते हैं? तो एडजॉर्प्शन क्या होता है कि बेटा सरफेस पे चिपकाना। किस पे चिपकाना? सरफेस पे चिपकाना। अगर कोई आपके पास सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है, उसकी सरफेस पे आके कोई चिपक गया, उसी सरफेस पे आके कोई चिपक गया, उसी को क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। अब वो कहते हैं बल्क में नहीं होना। बल्क का मतलब अंदर नहीं ले गया। अगर अंदर नहीं ले जाना चाहिए, कहां होना चाहिए? सरफेस पे। किस पे होना चाहिए? सरफेस पे। अब सरफेस पे जिसने अपने आप को चिपकाया है उसे क्या बोलेंगे बेटा? एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे? बोलो कोई दिक्कत है? और इसे क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। इसे क्या बोलेंगे? सिटी कहां से आ गया बे? इसे क्या बोलेंगे बेटा? एक बेट और एक है बेंट। अब जो ध्यान से, ये एडजॉर्बेंट है, हम सिंपल से याद कर सकते हैं कि एडजॉर्बेट आके बैठा तो बेट। क्लियर है? अब पीछे मत बोला बेटा, एक चीज मैं तुझे 1000 बार समझा चुका हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल सी कहने क्या है बेटा? एडजॉर्बेट। क्या है बेटा? एडजॉर्बेट। तो जो सरफेस पे आके चिपका वो कौन है? एडजॉर्बेट। हमारी बात में। और जो आके बैठा मतलब वो बेट, और जिस पे बैठा वो कौन है? बेंट। वो कौन है बेटा? बेंट। हमारी बात में याद होने चाहिए कि कौन एडजॉर्बेट, कौन है बेंट। अब थोड़ा सिंपल सी कहानी है ऑन द सरफेस। एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली एट अ सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन कहां का फिनोमेना है बेटा? सरफेस फिनोमेना। सॉलिड पर्टिकुलरली इन फाइन डिवाइडेड स्टेट। फाइन डिवाइडेड स्टेट मतलब पाउडर फॉर्म। तो अगर कोई सॉलिड पाउडर फॉर्म में रहा तो उसकी सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा होगा। भाई आप एक चीज है, जैसे ये अपने पास मार्कर ही ले लो, अभी ये अगर इसमें इसका पाउडर बना दूं तो क्या कई इलाके को घेर सकता है? ज्यादा इलाके को घेर सकता है ना? बोलो कोई दिक्कत है? भाई आप सोच के देखो, आप 1 किलो गेहूं लो, एक तो वो है, एक उसको आप आटा बना दो, फिर आप देखो कितनी दूर में फैला सकते हो उसे। फिर ज्यादा इलाके में फैला सकते हो ना? तो सिंपल सी कहानी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो। जो फाइन डिवाइडेड इनटू लार्ज सरफेस एरिया होता है उसका क्या होता है बेटा? लार्ज सरफेस एरिया। तो हमेशा ध्यान रखना कि लार्ज सरफेस एरिया किसमें होगा बेटा? पाउडर फॉर्म में। कोई भी चीज पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया क्या करती है बेटा? ज्यादा। तो आपने, आपको याद है ऑर्गेनिक में अपने पढ़ा था रानी निकल, उसका मतलब होता है निकल इन पाउडर फॉर्म। निकल इन, उससे उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। हरे वंश में नेक्स्ट वन देयरफॉर
चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलाइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ये जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होते हैं तो ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट होते हैं। बहुत अच्छे क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो क्वेश्चन आ जाता है कि एडजॉर्बेंट की एडजॉर्प्शन कब, मतलब उसकी जो कैपेसिटी वो कब बढ़ेगी, पाउडर फॉर्म में। किसमें बढ़ेगी? पाउडर फॉर्म में। आगे बात समझ में? अब हमारे पास इससे क्वेश्चन आते हैं कि एडजॉर्प्शन एक्शन, ये हमारे कुछ एडजॉर्प्शन एक्शन जो हमें पता होने चाहिए। क्या क्या एडजॉर्प्शन एक्शन में, जैसे आपको पता है इन इफ ए गैस लाइक O2 CO2 जो भी है, इस टेकन इन क्लोज वेसल के, आपको कहा कि एक बंद कंटेनर में इनको लिया। किसमें लिया बेटा? के बंद कंटेनर में। और हमने क्या किया, इसमें पाउडर फॉर्म में चारकोल लिया। पाउडर फॉर्म में क्या लिया बेटा? चारकोल। मान लो यहाँ पे अपना पाउडर फॉर्म में चारकोल रखा हुआ है। अगर इनमें मैं गैस भरूं, क्या भरूं बेटा? तो गैस का जितना प्रेशर आना चाहिए था उससे कुछ कम प्रेशर आता है। कुछ क्या आता है? कम प्रेशर। क्यों? क्योंकि एडजॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आ गया कि वो कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें अगर प्योर कंटेनर में कुछ भी नहीं है, उसमें गैस भरी तो उसका प्रेशर P0 था। लेकिन जब जिस कंटेनर में चारकोल था उसमें गैस का भरने पर प्रेशर है P1 आया, और जो P0 है वो P1 से कम है, सॉरी P1 है वो P0 से कम है। तो सही बात है। बाद में अगर आप किसी एडजॉर्बेंट आपके अंदर पड़ा है तो आपको जितना प्रेशर आना चाहिए उससे कुछ क्या आएगा? कम। क्यों? क्योंकि कुछ गैस पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा? एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, और कुछ अगर एडजॉर्ब हो जाएंगे एडजॉर्बेंट की सरफेस पे तो अपने आप ही प्रेशर कम आ जाए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है ना, ये पहले से दिमाग में रहेंगे तो पर्दे से टिक मार देते हैं, वरना वहां पे कुछ दिमाग चलता नहीं है। क्लियर है? और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है इन 2-4 चैप्टरों में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई। कहता है ऑर्गेनिक डाई का एक सॉल्यूशन है। क्या मतलब? कोई भी है, जैसे हमें कह दिया मेथिलीन ब्लू है, हम क्या करते हैं इसमें एनिमल चारकोल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एनिमल चारकोल। क्या होता है एनिमल चारकोल? हड्डियों से, जानवरों की हड्डियां होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं एनिमल चारकोल। ठीक है, हाँ, उसको जला के उसका पाउडर फॉर्म सा बना लेते हैं। नॉर्मल चारकोल कोयला, लकड़ी वकड़ी से बनाते हैं। क्लियर है? व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड इन द सॉल्यूशन एंड इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं, इट एब्जॉर्ब द फिल्टर टर्न कलरलेस। मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास एक कलर्ड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? कलर्ड। हमारे पास एक सॉल्यूशन था जो कलर्ड था, हमने इसमें क्या किया छोरू? चारकोल डाला। क्या डाला? चारकोल, एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल क्या कर लेता है, जो मेथिलीन ब्लू है, इस मेथिलीन ब्लू को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एडजॉर्ब। जब ये मेथिलीन ब्लू, जैसे अपने पास ये चारकोल डाली हमने, ये चारकोल है तो मेथिलीन ब्लू आके इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई पूरी पूरी। फिर जब इसको छानेंगे तो ये जो साइड पे चिपकी हुई थी चारकोल पे, तो छानेंगे तो सिर्फ पानी पानी जाएगा उधर, और जो फिल्टर आएगा वो कलरलेस आएगा। क्या आएगा? क्यों? क्योंकि मेथिलीन ब्लू को तो चारकोल ने चिपका ली अपने सरफेस पे। तो जैसे इस गिलास में थी, जब इस दूसरे कंटेनर में इसको शिफ्ट करूंगा छलनी लगा के, तो सिंपल से, यानी तो चारकोल तो जाएगी नहीं, उसके साथ मेथिलीन ब्लू भी नहीं जाएगी, सिर्फ कौन जाएगा? पानी। और पानी कैसा होगा? ये चीज समझ में आई बेटा? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये चीज समझ में आएगी? अब क्वेश्चन पूछता है कि मेथिलीन ब्लू को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? एनिमल चारकोल। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे भी? सरफेस पे चारकोल के एडजॉर्प्शन हो गया। इसके मतलब हाँ, इससे एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, इसमें जो केविटी साइज होती है ना, जो ऊपर चिपकाने की वो होती है। नेक्स्ट वन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। रॉ शुगर क्या होता है बेटा? कच्ची चीनी। हाँ, जो भी है, मतलब एक मतलब चीनी है। क्या है बेटा? चीनी। जो शुरू, अब जो तुम्हारे घर पे जो चीनी आती है वो कैसी आती है? व्हाइट। जब बनती है तभी व्हाइट नहीं होती, येलोइश होती है, गुड़ की तरह कलर होता है। गुड़ से ही तो जो दोनों बनते तो गन्ने से ही है। जब गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से चीनी बनती है। अरे शक्कर पाउडर फॉर्म होता है, हाँ अलग होती है। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है, वो बीच का फॉर्म हो जाता है ना, और प्योर फॉर्म करते हैं तो ये क्रिस्टल फॉर्म में। तो गुड़ से ये सब गन्ने से बन रहे हैं। जब गन्ने से गुड़ बन रहा है वो पीला है, और गन्ने से ही चीनी बन रही है वो व्हाइट है। क्लियर है? तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि चीनी तो उससे बनती है ना, एनिमल से कुछ तो। अब सुन तो ले, तो क्या करते हैं कि जो गुड़ बनता है ना, सुन ले ओए, सुन ले, शाकाहारी लोगों के लिए स्पेशल चीज समझा रहा हूँ कि जो गुड़ बनता है ना, उस गुड़ को क्या किया जाता है बेटा? एनिमल चारकोल के बेड के ऊपर से गुजारते हैं। एनिमल चारकोल का बेड का मतलब उसको साफ, उसको फिल्टर सा बनाए रखते हैं, और फिर उसका जो गुड़ का जो कलर होता है ना, उसे एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर जाता है, और आपको मिलती है सफेद चीनी। अरे यार, तो तुम्हें जानवरों के हड्डियों के ऊपर से निकाल के जो मिलता है ना, वो खाते हो तुम।
सरसों चीनी खाते ही नहीं। ये बात नहीं खाते। हलवे में मैं नहीं खाते आप, but मैं हलवा ही नहीं खाता। कीटो डाइट पे। ये नहीं हूँ कीटो, कीड़े उड़े नहीं खाता मैं। कीटो डाइट कर कह देंगे, मकोड़ा डाइट, कुछ भी। नेक्स्ट वन। तो बेटा देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, एक्वा सॉल्यूशन रॉ शुगर को क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट चारकोल के बेड पे से निकालते हैं और ये क्या करता है, उसका कलर को एडजॉर्ब कर जाता है। कलर को क्या कर जाता है, एडजॉर्ब, और आपको सफेद चीनी मिल जाती है। हाँ, ये शक्कर होती है। चीनी और सफेद होती है ना, वो चीनी से पहले मैंने वो शक्कर है, वो मतलब होता है ना, और अनक्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में शक्कर बनाते हैं। हाँ, अरे वो सबका अलग अलग नाम रखा है, किसी ने सब, कोई इसको शक्कर बोल देता है, कोई उसको कुछ बोल देता है। छोड़ना, तुझे समझ में आ गई तो कहानी कहाँ पर है, तो बस ठीक है। अब लोगों ने अलग अलग नाम रख रखा है ना, अब अलग अलग नाम है तो अपने को क्या मतलब है, किसी ने क्या नाम रख रखा है। ये चीज समझ में आ गई बेटा। तो हमें क्वेश्चन है भाई, रो शुगर में से कलर साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनिमल चारकोल। क्लियर है। नेक्स्ट वन, द एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। अगर हम सिलिका जेल रखेंगे तो हवा में से क्या होता है, सिलिका जेल छोटे छोटे पैकेट आते हैं ना मेरे पास में, तो वो क्या करते हैं, बोतल में आते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा, पानी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एब्जॉर्ब। और कमरे से क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी गायब हो जाती है, इनको खा लो तो पेट में से तो पानी उठ जाता है। मर जाएगी। जो ये सोच रहे हो कि अब कपड़ों वपड़ों पे सब पे रखूंगे मैं से, थोड़ा मोट ले पाते हैं बेटा, बहुत सारा पानी नहीं है इसकी, कहाँ से नहीं जाती, चली जाती है थोड़ी देर में। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इट्स ए क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल ऑफ सॉलिड सरफेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल बाय एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एडजॉर्बेट। अब अगर हमें क्या करना है बेटा, कि जो एडजॉर्प्शन हो गया, अब इस एडजॉर्प्शन को वापस हटाना है। एडजॉर्प्शन को क्या करना है बेटा, मैं चाहता हूँ ये एडजॉर्प्शन वापस हट जाए, तो हमें इस हटाने को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। तो मतलब एडजॉर्प्शन का जो रिवर्स है उसी को क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट होना बेटा कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। एक सरफेस फिनोमिना, एक बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना इन द सेंस कि जैसे अपने पास ये है, अगर अपना जो एडजॉर्ब जो पार्टिकल आए वो सरफेस पे चिपक गए, तब तो वह एडजॉर्प्शन। क्या हुआ बेटा, एडजॉर्प्शन। और वो सरफेस के अलावा कहां चले गए बेटा, अंदर चले गए, तो ये क्या है। तो आप सब लोगों ने एक चीज नोट की होगी बेटा, जैसे बारिश के दिनों में आप देखते हो कि जो नमक होता है ना, वो मॉइस्चराइज हो जाता है पूरा का पूरा। आप नमक की डब्बी खोलो, उसको अंदर से खोल के देखो तो वहां पर भी पानी होगा, मॉइस्चर होगी, वो एब्जॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन। पार्टिकल तो अलग अलग है ना। हाँ, तो हर पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, पानी को अंदर तक पहुंच जाता है ना पानी को। भाई आपके पास पानी कहाँ चला जाता है, अंदर एकदम मॉइस्चर आ जाती है ना उसके अंदर, वो क्या एब्जॉर्प्शन है। क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। लेकिन अगर मैं कोई चौंक लूं और उस चौंक को इंक में डिप करूं, किस में डिप करूं, इंक में, तो जो इंक का जो कलर है वो सिर्फ चौंक की आउटर सरफेस पे रहता है, इनर सरफेस पे नहीं जाता। अब चौंक लेना, उस चौंक को इंक में डिप कर देना, कितनी देर डिप करके रखना, क्लियर है, बाहर बाहर रहेगा, अंदर है नहीं जाएगा। हाँ, इंक के अंदर जो पानी वो अंदर जा सकता है, इंक का जो पानी वो अंदर है जा सकता है, लेकिन इंक का कलर कहाँ रहेगा बेटा, चौंक के आउटर सरफेस पे रहेगा, वो क्या है, एडजॉर्प्शन। क्या है बेटा, जो अपनी सिलिका जेल है वो पानी को अंदर नहीं लेके जाती, उसके सरफेस के आउटर सरफेस पे चिपकी रहती है, ये क्या है, एडजॉर्प्शन। क्या है बेटा, एडजॉर्प्शन। अब देखो बेटा, हमें एनसीईआरटी वाला एग्जांपल पता होने चाहिए क्योंकि वो तो ये देगा। तो देखो बेटा, एडजॉर्प्शन इज द सब्सटेंस कंसीडर ओनली एट ए सरफेस डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू बल्क, मतलब अंदर नहीं जाता है। क्लियर है। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अंदर जाता है। द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन चॉक स्टिक इन डिप्ड इंक, हमें इंक में क्या कर दे बेटा, डिप कर दे, तो इंक कहाँ रहेगी बेटा, सरफेस पे रहेगी। कहाँ पे रहेगी, सरफेस पे। मोलिक्यूल व्हाइल द सॉल्वेंट ऑफ इंक गोज डीपर इनटू द स्टिक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैं अगर एक चौंक को लूं, तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, जो चौंक का कलर है वो तो सरफेस पे चिपकेगा, क्योंकि इंक होती है ना, वो क्या होती है, डाई तो होती है। इंक में क्या होता है, पानी में डाई मिलाई हुई होती है, जो डाई है वो तो सरफेस पे चिपकेगी। कहाँ चिपकेगी, सरफेस पे। तो क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। क्या हुआ, अब इंक में पानी भी तो होता है, इंक में क्या होता है बेटा, पानी, और जो इंक में पानी होता है वो अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, अंदर, चौंक के एकदम अंदर तक जाएगा।
तो पानी अंदर गया तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, और जो इंक बाहर चिपकी वो क्या है, क्या बात समझ में आई, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस। इंक के अंदर दो चीजें होती है, इंक में हम डाई मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, डाई। तो इंक में एक पानी और एक डाई है, तो डाई तो सरफेस पे चिपकेगी, ये क्या हुआ बेटा, एड्जॉर्प्शन, क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन। हमारी भाषा में, और पानी अंदर गया वो क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन। दो समझ में आया बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फॉर्म इनसाइड, ठीक है। Distinguish can be made between the absorption and adsorption by taking example of water vapor. Water vapor are adsorbed by anhydrous calcium chloride. यहाँ पे anhydrous calcium chloride वही नमक की तरह ही है, ये क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है। जबकि सिलिका जेल क्या करती है बेटा, एब्जॉर्ब करती है। तो हमसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसे स्टेटमेंट लिख के देगा कि कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर, अब ये तो स्टेटमेंट है, पता होना चाहिए, हाँ एब्जॉर्ब करता है, का नहीं करता। सिलिका जेल क्या करती है, एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें लॉजिक लॉजिक ढूंढने में कुछ नहीं बेटा, आंसर पता, टिक मारा, बात खत्म। 4 नंबर ले रहे हैं अपने, तो क्लियर है। छोटे छोटे क्वेश्चन देता है वो, वहां पे भी ढूंढते रहते हैं यार, कैसे एब्जॉर्ब करता है कि एब्जॉर्ब करता है, लिखा अगले ने, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है। तो सिलिका जेल तो क्या करेगी, एब्जॉर्ब, और जबकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, एड्जॉर्प्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट, while in the adsorption the concentration uniform throughout the bulk of solid। बेटा सिंपल सी कहानी है, जो अगर हम एड्जॉर्प्शन में बात करें, किसमें बात करें बेटा, एड्जॉर्प्शन में, तो जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ही बढ़ेगी, किस पे बढ़ेगी बेटा, सरफेस पे। मतलब एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे क्या होगी, एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, अंदर कुछ भी नहीं होगा, सरफेस पे बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब अगर मैं एब्जॉर्प्शन में बात करूं, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होती है, क्या होती है, मतलब जो बल्क है उसमें पूरे में बराबर फैल जाएगा, बराबर है। आप चौंक को पानी में डिप करो, फिर आप देखो अंदर तक पानी फैला होगा यूनिफॉर्मली, हमारी बात में। तो सिंपल सी कहानी, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि बल्क में, मतलब अंदर पानी आ जाता है, बल्क में यूनिफॉर्मली क्या होता है, जबकि एड्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन कहाँ होती है, सरफेस पे। और इसी जो इसको हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस पे। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सर एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली, उस वक्त हम उसको एब्जॉर्बेट भी नहीं बोलेंगे, एब्जॉर्बेट तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए डिफाइन है ना। जब एब्जॉर्प्शन है तो डिफाइन है कि भाई मॉलिक्यूल है वो बल्क के अंदर भी है, कहां पर है। अब अगर किसी प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हो, सरफेस पे भी चिपक रहा है कुछ, अंदर भी जा रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, है? चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है। अब जब दोनों हो तब क्या बेटा, दोनों। तो मास्क लगाती है, अब कौन सा कोरोना आ रहा है, नहीं तो मेरे ना इन्फेक्शन टाइप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि भाई एड्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है, क्लियर है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म को अगर अपन समझे, थ्योरी पार्ट तो लिखा हुआ है, मैकेनिज्म को अगर मैं सीधा सीधा समझाऊं कि जैसे मेरे पास एक कंटेनर है बेटा, ये इसके सरफेस के मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है, अगर जो अंदर मॉलिक्यूल है उसको तो चारों ओर से अट्रैक्शन लग रहा है बेटा, तो इसके चारों ओर दूसरे मॉलिक्यूल है, तो क्या इस पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। नेट फोर्स कितना है, जीरो। लेकिन बेटा अगर जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उसको ये खींच रहा है, इस इधर नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है उस पे इनबैलेंस्ड फोर्स है, हमारे पास उस ऑल ओवर नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, कहां खींचा जा रहा है, नीचे। अब सोच के देखो, तुम खड़े हो और तुम्हें कोई एक तरफ खींच रहा हो, तो तुम्हें उधर जाना नहीं, तुम क्या करोगे, इधर जो भी चीज आएगी उसे पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, जो भी चीज आएगी उसे पकड़ लोगे, ताकि तुम इधर कोई खींचे ना सके, यही करोगे। तो सिंपल सी कहानी, जब इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचा जा रहा है तो ये कोशिश क्या करेगा, बैलेंस होने की कोशिश करेगा। उसी वक्त अगर कोई सरफेस के ऊपर से कोई मॉलिक्यूल अपना ऐसे डस्ट पार्टिकल गुजर रहा होगा, ये क्या करेगा, पकड़ लेगा उसे, उसे कब तक पकड़ता रहेगा, ये इसको पकड़ेगा, फिर ये नीचे खींचेगा तो ये इसको पकड़ेगा, फिर ये, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तो बैलेंस हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। मरो मरो डस्ट के पार्टिकल आप बैलेंस हुए चाहिए नहीं हुए, हमारी बात में। तो ये इस तरह से क्या कर लेगा, अपने आप को बैलेंस कर लेगा। तो पहला रीजन तो क्या हो गया कि ऑल ओवर नेट फोर्स बैलेंस करने के चक्कर में एड्जॉर्प्शन होता है।
अब आप देखोगे एड्जॉर्प्शन हर जगह होता है, ऐसी कोई चीज नहीं जिस पे एड्जॉर्प्शन नहीं होता। पंखों को देख लो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो शरीर पे तुम्हारे मेल चढ़ा है 2-2 मीटर का, नहाने से मेल नहीं उतरता, ठीक है, साबुन लगा के नहाने से उतरता है। फिर है, तो सिंपल सी कहानी है कि जो तुम्हारे मेल चढ़ा हुआ है वो भी क्या है बेटा, एड्जॉर्प्शन है। क्या है बेटा, एड्जॉर्प्शन। तो हर चीज के एड्जॉर्प्शन होता है। आप किसी चीज को एक दिन छोड़ दो, 5-10 दिन मत छोड़ो, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन। ये बात समझ में आई बेटा सबको। तो एड्जॉर्प्शन हर चीज का होता है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, हर चीज का। तो होना क्यों, एक फिनोमेना समझ में आया बेटा, इसी फिनोमेना को इसने रो रखा है इतनी दूर तक, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा कि थर्मोडायनेमिक फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना बेटा, अब यहाँ पे दो फिनोमेना देखेंगे हम, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक काइनेटिक्स। तो अपन थोड़ा सा उधर ले लेते हैं। तो पहले सबसे पहले बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। और फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होना चाहिए बेटा, अब जो बेटा एड्जॉर्प्शन जब होता है तो एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, चाहे वी की बॉन्ड बने लेकिन बॉन्ड तो बन रहा है। क्या बन रहा है, बॉन्ड। चाहे वंडरवॉल अट्रैक्शन ही क्यों ना हो रहा हो, अट्रैक्शन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक तरह का। तो बेटा ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग ए डेल्टा एच कैसा है बेटा, लेस देन 0 है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। चाहे वो वीक फॉर्मेशन हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे केमिकल बॉन्ड बन रहा हो, चाहे जैसा भी बन रहा हो तो रहा है। डेल्टा एच कैसा है, लेस देन 0। अब मुझे पता है बेटा ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई बता इसी का, क्योंकि ये हमारे पास एक सॉलिड था बेटा, हमारे पास क्या है कि सॉलिड है। यहाँ पे अपना गैस पार्टिकल घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं बेटा, रैंडम घूम रहे हैं। और जब ये इसकी सरफेस पे आके चिपक जाएंगे तो इनकी रैंडमनेस खत्म, अरेंज हो गए। और आपको पता है कि ये रैंडम से अरेंजमेंट में जा रहा है। और एंट्रोपी क्या है बेटा, घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या बताती है, रैंडमनेस को। रैंडमनेस घटी तो डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। तो मुझे पता लग गया कि डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। जैसे मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो डेल्टा जी क्या होगा बेटा, प्लस टी डेल्टा एस। तो सिंपल सी कहानी है कि जो अपने पास क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस जब बेटा डेल्टा एच का मॉड्यूलस ग्रेटर देन हो टी डेल्टा एच के मॉड्यूलस से। क्यों कर दी बेटा, डेल्टा एच का मॉड्यूलस क्या हो बेटा, टी डेल्टा एच के मॉड्यूलस से। और ये कब पॉसिबल है बेटा, जब टेम्परेचर क्या हो बेटा, बहुत कम की जरूरत नहीं, इतना ही कम हो कि डेल्टा एच से छोटा बना रहे, ताकि डेल्टा जी नेगेटिव है। थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत है, लेकिन इतना ही रहना कि डेल्टा एच से कभी बड़े मॉडुलस से। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जनरल फिनोमेना टेम्परेचर का क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो। तो जनरल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एड्जॉर्प्शन अकर एट ए लो टेम्परेचर। बोलो कोई दिक्कत है, ये पहला पॉइंट समझ में आया बेटा। अगर मैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स देखूं, अकॉर्डिंग टू थोड़ा अकॉर्डिंग टू अगर अपन केमिकल काइनेटिक्स चले तो केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है, ध्यान समझो कि हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन की जो रेट होगी, रेट ऑफ के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन ए। तो के इक्वल टू
क्लियर है। अब अगर मेरा बेटा टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, लो हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, मतलब ये वाली येलो वाली वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर येलो वाली वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये ग्रीन वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और ये बढ़ेगी तो व्हाइट वाली वैल्यू बढ़ेगी, और व्हाइट वाली बढ़ी तो के घटेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो के डिक्रीज होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा येलो वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्रीन वाली कम होगी, तो व्हाइट वाली भी कम, तो के बढ़ेगा। तो थर्मोकाइनेटिक्स क्या कहता है, एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई एट ए हाई टेम्परेचर। तो ये क्या कहता है, एड्जॉर्प्शन आपका रेट हाई टेम्परेचर किस पे करोगे बेटा, हाई टेम्परेचर पे। दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्शन कर रही है, तो कॉन्ट्रोडिक्शन कर रही है तो बाद में देखेंगे, पर दोनों की बातें अपने को पता है। हमसे काइनेटिक्स पूछे तो कहता हाई पे, वो कहता है लो पे। आ रही बात में, ऐसे छाप लो। चलो जी, ये समझ में आ गया सबको। तो ये यहाँ पे ये इसी चीज का रोना हो रखा है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के बेटा एड्जॉर्प्शन होते हैं, एक होता है बेटा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। कौन सा होता है बेटा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोप्शन। एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमियोप्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि कोई वंडरवॉल अट्रैक्शन हो, क्या बेटा, वंडरवॉल अट्रैक्शन। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब होगा कोई केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो देखो इस पूरी कहानी को अगर अपन इस कैरेक्टरिस्टिक की जगह सीधा सीधा चले और इस टेबल से समझे, पूरी यही कहानी है, क्लियर है। पहली लाइन क्या है इसमें, इट अराइज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्स। कैसा अट्रैक्शन है बेटा, वंडरवॉल फोर्स, सही बात है। अब फिजियोप्शन हर जगह होता है, फिजियोप्शन मतलब वंडरवॉल अट्रैक्शन, कोई केमिकल बॉन्ड है नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ क्या है बेटा, वो सेकेंडरी टाइप का अट्रैक्शन है, वंडरवॉल अट्रैक्शन। जबकि केमियोप्शन होता है, इट्स कोज बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से। किससे बनता है बेटा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारी भाषा में नेक्स्ट होना, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, कोई स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, मतलब ये चूजी नहीं होता बेटा, कहीं पर भी चिपक जाता है, जैसे डस्ट पार्टिकल सब पे चिपकता है। कोई भी चीज होती है अपने पास, उन सब पे एड्जॉर्प्शन है डस्ट पार्टिकल का। ये चूजी ये देखता नहीं है किस पे एड्जॉर्ब है, बस चिपकना है, बस चिपकना है। जबकि केमियोप्शन चूजी होता है, क्या होता है बेटा, हाईली सिलेक्टिव होता है, सामने वाले से रिएक्शन हो ना हो, केमिकल रिएक्शन होनी जरूरी है कि नहीं है भाई, एड्जॉर्बेट और बेंट के बीच में क्या होनी चाहिए बेटा, केमिकल रिएक्शन है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है तो नहीं होगा, कहानी खत्म। किसी केमिकल रिएक्शन नहीं है तो क्या है, फिजियोप्शन हो जाएगा। जैसे मैं अपने पास ग्लास रोड लूं और उसे इंक की बोतल में डिप करके बाहर निकालूं, तो कोई केमिकल रिएक्शन है, तो आपको सिर्फ उस पे इंक चिपकी हुई तो है, वो फिजियोप्शन है, क्या है बेटा, केमियोप्शन है। आप क्लियर है, उसे आप अच्छे से क्लीन करो, हट जाएगी। लेकिन आप चौंक को इंक में डिप करो तो चौंक क्या करेगी बेटा, इंक के साथ रिएक्शन करेगी, क्या करेगी, रिएक्शन, और रिएक्शन करके वो परमानेंट चिपकेगी। क्या चिपकेगी बेटा, हाँ, केमियोप्शन में नया कंपाउंड बन गया, वो बॉन्ड बन के नई चीज बन गई। अब जैसे व्हाइट चौंक थी, उसको इंक में डुबो के निकाल लिया, तो ऊपर वाली लेयर है ना, आप उसको धोखे है वापस हटा नहीं सकते। अगर आप हटाओगे तो साथ वो चौंक भी जाएगी, वो वाली लेयर चौंक की जाएगी जाएगी, अब वो हटने वाली नहीं है। ये क्या हुआ बेटा, केमियोप्शन। क्या हुआ बेटा, केमियोप्शन। जब अपन मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वो क्या होता है, वो बेटा तू खुद बता, फिजियोप्शन। वो मार्कर हर जगह चलता है, वो ये नहीं कहता मैं व्हाइट बोर्ड आएगा तो ही चलेगा, क्लियर है। परमानेंट मार्कर केमियोप्शन जैसा काम करता है, कैसा काम करता है, लेकिन वो परफेक्ट केमियोप्शन है नहीं है, क्लियर है। वो क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी ज्यादा होता है, क्या होता है बेटा, स्टिकी, जल्दी से ड्राई हो जाता है, क्लियर है। लेकिन उसे भी हटाया जा सकता है। लेकिन परमानेंट मार्कर कुछ जगहों पे, जैसे अपने एकदम बहुत ज्यादा, जैसे अपने पास पॉलिथीन में, वहां पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे अपने पास व्हाइट बोर्ड है, इन पे एक बार चल जाता है तो बहुत मुश्किल से उतरता है, बहुत ही हार्डली उतरता है। तो मतलब वो वहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, केमियोप्शन करने की कोशिश कर रहा है। अब जरूरी नहीं केमियोप्शन उसका हर जगह हो जाए, कुछ जगह नहीं हुआ तो वहां वो फिजियोप्शन हो जाएगा। मतलब फिजियोप्शन तो एक जनरल फिनोमेना होके ही रहेगा। केमियोप्शन होना बेटा स्पेसिफिक है, क्या है बेटा, स्पेसिफिक, बॉन्ड बना या नहीं बना। अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो ही केमियोप्शन होगा, वरना नहीं होगा।
अब बेटा सिंपल सी कहानी है कि जो फिजियोप्सन है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये चिपकेगा हटेगा, चिपकेगा हटेगा। जबकि बेटा जो केमियोप्सन है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। बॉन्ड केमिकल बन गए तो बन गए, ऐसा नहीं कि आप हटा के वापस बना लो, हटा के बार बार वाला खेल है नहीं है। अरे समझ में, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसा होता है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। अरे बात समझ, क्यों, क्योंकि बेटा हमें पता है कि सरफेस पे आगे चिपकना ही तो है, सरफेस पे आगे। अब किसी के चिपकने के नेचर ज्यादा, किसी का कम। किसी के चिपकने का नेचर क्या है बेटा, ज्यादा, किसी के चिपकने का नेचर क्या है, कम। तो उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। और चिपकने का नेचर मतलब कि जिस गैस में अट्रैक्शन फोर्स हो, जिस गैस में कैसा हो बेटा, जो गैस अट्रैक्ट होती हो वो ज्यादा चिपकेगी और जो अट्रैक्ट नहीं होती होगी वो कम चिपकेगी। तो सिंपल सी कहानी है कि इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजीली लिक्विफाइबल। जो लिक्विफाइबल गैस आर एब्जॉर्ब फास्ट, जिसका लिक्विफाई करना आसान है वो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विफाई उसी गैस का जल्दी होता है जिसमें अट्रैक्शन होता है, ए। और आपको पता है जिसका ए ज्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, आरबी होता है। जिसका ए ज्यादा होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो मैं ऐसा बोल दूं, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उस गैस का लिक्विफिकेशन ज्यादा है। आ रही बात में, क्योंकि ज्यादा बहुत नीचे तक लिक्विफाई कर सकती है ना। भाई किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 30 केल्विन है, इसका मतलब उसका लिक्विफाई तो बहुत कम होता है, बहुत कम लिक्विफाई होता है। एक गैस जिसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर 600 केल्विन है, मतलब बहुत टेम्परेचर लिक्विफाई होती है असल में, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत 500 केल्विन पे भी लिक्विफाई हो रही है, मतलब उसका अट्रैक्शन है खासा खासा। आ रही बात में, तो जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है उस गैस को, वो क्या गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, वो गैस क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो आपने जनरली देखा होगी आपकी जो सर्दी उर्दी में देखते हो जनरली पानी बहुत चिपकता है, वेपर, जो आप मॉइस्चर निकलती है ना, हेलमेट हेलमेट पे आगे चिपक जाती है, या फिर आपकी गाड़ियों में मॉइस्चर कितनी चिपकती है, फॉग, रीजन। जबकि ऑक्सीजन गैस तो नाइट्रोजन उससे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन का ए वैल्यू उतनी ज्यादा जितनी पानी की ए वैल्यू है। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसान है उस गैस का एब्जॉर्प्शन भी आसान है। ये क्वेश्चन आ सकता है हमारी बात में कि एक 4 गैस दे दी कि इनमें से एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा है, तो क्योंकि किसका ए ज्यादा उसी का एब्जॉर्प्शन है ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, इट आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर, ये भी डिपेंड करता है नेचर पे। क्यों, जरूरी थोड़ी रिएक्शन हो भी और नहीं भी हो। अगर रिएक्शन हुई तो नेचर पे डिपेंडेंट है, और नहीं हुई तो भी नेचर पे डिपेंडेंट है। तो गैस विच कैन रिएक्ट विथ एड्जॉर्बेंट सो केमियोप्शन, रिएक्ट होना ही चाहिए। केमिकल रिएक्शन नहीं है तो एड्जॉर्प्शन है, केमियोप्शन नहीं है। जैसे अपने मेरे पास, मैं कहूंगा मेरे पास चारकोल है, उस पर गैस आगे चिपक गई तो फिजियोप्शन है। क्या है बेटा, अगर उसने केमिकल रिएक्शन की तो कह दूंगा केमियोप्शन, और केमिकल रिएक्शन नहीं की, हमारी बात में, तो ये तो होना ही होना है, ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ वंडरवॉल अट्रैक्शन है, क्या है बेटा, अगर वंडरवॉल अट्रैक्शन है तो क्या होगा बेटा, 20 से 40 किलो जूल होगा। डेल्टा एच क्या होगा, बहुत है कम। जबकि यहाँ पे क्या केमिकल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसका डेल्टा एच कम है, इसका डेल्टा एच ज्यादा है। तो इसका डेल्टा एच कम है, इसका डेल्टा एच ज्यादा है। नेक्स्ट वन कहता है कि ये कहता है कि लो टेम्परेचर फेवरेबल है, टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाता है। तो अब हम कहेंगे तो तुम कहोगे तो ये तो थर्मोडायनामिक्स की चमचागिरी कर रहा है, काइनेटिक्स कौन मानेगा, काइनेटिक्स है कि नहीं है कुछ, तो ये कहेगा मैं नहीं जानता काइनेटिक्स को, मैं सिर्फ थर्मोडायनामिक्स को जानता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड है बनता ही नहीं है। जब मेरे यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड बनता ही नहीं है तो मेरे यहाँ का एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा, 0, क्योंकि मैं तो केमिकल बॉन्ड बनाता नहीं, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 0। और जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो K इक्वल टू, और E की पावर 0 मतलब 1, तो K इक्वल टू A, तो K तो इंडिपेंडेंट हुआ ना टेम्परेचर से। तो ये क्या कहेगा, मैं नहीं मानता काइनेटिक्स वाइनेटिक्स को, मैं सिर्फ किसको मानता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स को। हमारे यहाँ काइनेटिक्स को मानते ही, और जब काइनेटिक्स को मानते नहीं हम तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स को मानते हैं। किसको मानते हैं, अब सिंपल सी कहानी, थर्मोडायनेमिक्स को मानते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो ये भी क्या कहेगा, हाँ लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका मतलब फिजियोप्शन किसका चमचा है, थर्मोडायनेमिक्स का। जो कहता है वही मानता है, बाकी तो ये मानता ही नहीं। तो समझ में आ गया कि फिजियोप्शन लो टेम्परेचर पे क्यों होते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं होते। कहानी समझ में आ गई बेटा।
कि सर क्लियर एकदम पिक्चर, ये चमचा थर्मोडायनेमिक्स का, किसका चमचा है? थर्मोडायनेमिक्स का। काइनेटिक्स को तो मानता ही, लेकिन ये तो बाइट ऑफ काइनेटिक्स को भी मानता है और थर्मोडायनेमिक्स को भी मानना पड़ेगा। तो काइनेटिक्स कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा करो, थर्मोडायनेमिक्स कहती है कम करो। तो देखो शुरुआत में मुझे पता है कि थर्मोडायनेमिक्स को तब तक दिक्कत नहीं है जब तक उसका डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन है, तब तक थर्मोडायनेमिक्स को कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ा ले, तो उसने कहा बढ़ा तो ले, लेकिन कभी भी तेरी जो टी डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच से बढ़ी तब तक बढ़ा ले। तो क्यों तब तक बढ़ाने से फायदा क्या है? काइनेटिक्स भी खुश हो जाएगा। काइनेटिक्स देख कि मैं तेरी बात मान रहा हूँ, एक टाइम के बाद में काइनेटिक्स हो जाता और बढ़ा, लेकिन एक टाइम जैसे आएगा डेल्टा एच, थर्मोडायनेमिक्स क्या कर देगा? डिसफेवर क्या कर देगा? तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? ऐसा। तो अगर मैं एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, एडजॉर्प्शन वर्सेस, तो ये टेम्परेचर का ग्राफ समझ में आया बेटा? थोड़ा सा इसको सही बना देता है जगह देख के। मिट क्यों नहीं रहा बे? तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। किसके लिए? केमी ऑप्शन के लिए। जबकि फिजी ऑप्शन का तो घटते हुए आएगा। क्या आएगा? घटते हुए। तो केमी ऑप्शन का ग्राफ समझ में ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो दोनों को मानता है ना, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स कहता है लो, वो कहता है हाई। तो ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स को देख मैं इतना ही बढ़ाऊंगा कि तेरी भी इज्जत रख लूंगा। तेरी भी इज्जत है कि ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब तक तेरा टी डेल्टा एस का मल्टीप्लाई मेरे डेल्टा एस से छोटा, तब तक टेम्परेचर बढ़ा ले, तेरा काइनेटिक्स को खुश रख ले तू। उसके बाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आ रही बात समझ में? तो क्लियर हो गया। फिजी ऑप्शन तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का चमचा है, ये बेचारा दोनों के बीच में पिस रहा है, तो कहता है कुछ बढ़ाओ कुछ घटाओ। बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो जीरो है। तो ये हो गया नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। इसको कोई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं, बॉन्ड बनानी नहीं इसको तो। जबकि इसको बॉन्ड बनाने तो इसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ टाइम हाई चाहिए कुछ टाइम लो, तो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। इट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, सबको पता सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही। क्लियर है? इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये भी डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। इज टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन है, ये मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाता है ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मल्टी मोलिकुलर बना लेता है, जबकि ये हमेशा एक ही मोलिकुलर बनाता है। कि सर ऐसा क्यों? कि जैसे ये हमारे पास सरफेस है, हमारा एडजॉर्बेंट आगे इसकी सरफेस पे चिपका। एडजॉर्बेंट कहां पे आ गया? सरफेस पे। तो जो फिजी ऑप्शन में मतलब तो है नहीं किस पे चिपकना है, चिपक गया। फिर दूसरी पूरी सरफेस कवर हो गई, फिर दूसरा आया कि मुझे भी चिपकना है, तो उसे मतलब नहीं है किस किस पे चिपकना है, वो डस्ट के ऊपर ही चिपक लेगा। फिजी ऑप्शन है, स्पेसिफिक नेचर तो ही नहीं। फिर नेक्स्ट आया वो अगली डस्ट पार्टिकल चिपक जाएगा। तो आप अपने पंखे की पर देखते हो ना, डस्ट चिपकती रहती है, साफ ना करो तो डस्ट चिपकती रहती, लेयर बनती रहती है कि नहीं बनती रहती। लेकिन यही चीज अगर मैं केमी ऑप्शन में देखूं, किसमें देखूं बेटा? केमी ऑप्शन बेटा क्या होता है? स्पेसिफिक नेचर का होता है। तो मेरा जो एडजॉर्बेट आया वो आके उसने कहा मैं इस रेड वाली लाइन के साथ रिएक्शन करूंगा, आके कर लिया, अब सरफेस खत्म। अब ये आया कि मुझे रिएक्शन करनी है, तो क्या इसको रेड वाली सरफेस मिलेगी? तो उसने कहा हमारे साथ कर ले कि चल, तो मेरे साथ चिपका तो फिजी ऑप्शन हो जाएगा। वो आप कहोगे सर वो इस पे चिपक जाएगा, तो इस पे चिपका तो फिजी ऑप्शन है, इससे केमिकल रिएक्शन ही कहाँ हुई? केमिकल रिएक्शन तो इस रेड वाली लाइन के साथ थी, तो रिएक्शन तो एक ही बार हो पाएगी। अब इसको रिएक्शन करने के लिए रेड वाली लाइन मिल रही है कहीं पर भी, तो एक ही बार केमी ऑप्शन हुआ, उसके बाद जो भी हुआ वो क्या है? तो केमी ऑप्शन सिर्फ, हाँ बेटा, बेटा ब्लू वाला तो सेम ही तो है। अगर ये ऑप्शन क्या है बेटा? स्पेसिफिक नेचर है। क्या है बेटा? स्पेसिफिक नेचर। दोनों सेम ही कंपाउंड आ रहे हैं, तो खुद के साथ कैसे, जैसे में इंक है वो इंक के साथ रिएक्शन कर लेगी, तो यूज कैसे करेगी पेन को? सीएल नहीं है बेटा, Cl2 ही होती, गैस ही होती। क्या होती है बेटा? गैस। आ रही बात समझ में? अगर इस तरह से रिएक्शन होती तो हवा में टिकती नहीं ना, पहले आपस में रिएक्शन कर लेते, इसको इसके पास आते नहीं ना। हाँ, तो कहती कोई सर एक ऐसी चीज लाया, तो फिर वो इसका केमी ऑप्शन हुआ ना, रेड वाले का केमी ऑप्शन थोड़ी हुआ। अगर मान ले तो कहते कि सर एक दूसरा टाइप का कंपाउंड आता, वो इसके ऊपर आके रिएक्शन करता, तो इसका केमी ऑप्शन हुआ ना, रेड वाली लाइन का थोड़ी हुआ।
क्लियर है? रेड वाली लाइन का तो एक ही बार केमी ऑप्शन हुआ, दूसरी बार केमी ऑप्शन का मौका ही नहीं है, फिर वो तो ब्लू वाली लाइन का केमी ऑप्शन हुआ, एक ही बार केमी ऑप्शन हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो केमी ऑप्शन कितनी बार होता है? एक बार, जबकि फिजी ऑप्शन है मल्टीमोल, कई बार हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये टेबल समझ में आई बेटा? अब देखो बेटा इसकी अपन लाइन वाइज पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। फिजी ऑप्शन क्या होता है बेटा? लैक ऑफ स्पेस। कोई इसको मतलब है नहीं, आओ जिस पे आओ सभी पे चिपकेंगे। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर पे डिपेंडेंट है बेटा। कैसे? द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय सॉलिड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ए गैस इन जनरली इजीली लिक्विफाइबल। गैस आर क्या होगा उनका जल्दी से क्या होगा बेटा? अब जिनका बेटा लिक्विफाई आसानी से होगा उनकी ए वैल्यू ज्यादा होगी, और जिनकी ए वैल्यू ज्यादा होगी उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उनकी ए वैल्यू ज्यादा, जिनकी ए वैल्यू ज्यादा उनका लिक्विफिकेशन आसान, जिनका लिक्विफिकेशन आसान उनका एड्सॉर्प्शन आसान। हमारे समझ में? हमें क्वेश्चन कैसे देगा कि क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड है उसका 630 है, मेथेन का 190 है, तो बताओ दोनों में से कौन किसका एड्सॉर्प्शन आसान है? सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा? आसानी से होगा। और मेथेन और इस डाइहाइड्रोजन में से मेथेन का किसका होगा बेटा? मेथेन का। वंडरबॉल अट्रैक्शन हो रहा है, वंडरबॉल अट्रैक्शन क्रिटिकल फोर्स पे नहीं, ये पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सुन ले, अरे सुन तो ले मेरी बात। इसने जो कहानी क्या कहना चाह रहा है कि वंडरबॉल फोर्स आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? तो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर के नियर, मतलब इस समझाने चाह रहा है कि स्टेटमेंट का जो मतलब ये है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वंडरबॉल फोर्स क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। वंडरबॉल क्रिटिकल पे थोड़ी ज्यादा होगा, क्रिटिकल पे तो गैस बस थोड़ी सी बचेगी। आ रही बात में? हाँ, वो सिंपल ये समझाना चाह रहा है कि वंडरबॉल फोर्स होगा कि किसी भी गैस का वंडरबॉल फोर्स उसी का ज्यादा होगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। और क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है? जिसका ए वैल्यू ज्यादा होती है। जिसकी क्या होती है? ए वैल्यू। तो हमें तो गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन होगा तो हम समझ जाएंगे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका ए वैल्यू ज्यादा, जिसकी ए वैल्यू ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन आसान, जिसका लिक्विफिकेशन आसान उसका एड्सॉर्प्शन है आसान। आ रही बात समझ में? रिवर्सिबल नेचर में होता है। फिजियोप्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय ए सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। कैसा होता है बेटा? रिवर्सिबल। अब देखो ध्यान से, सॉलिड प्लस गैस से क्या बना बेटा? गैस प्लस ए सॉलिड, मतलब एड्सॉर्प्शन हो गया भाई। तो एड्सॉर्प्शन हो गया जो वो वाला पार्ट है। अब बेटा मैंने कहा ये एक्सोथर्मिक है। कैसा है बेटा? एक्सोथर्मिक है, तो हीट निकली। अब लीचेटले प्रिंसिपल पता है हमें बेटा? चलिए लीचेटले प्रिंसिपल पता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी? पीछे, बैकवर्ड। अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं तो फॉरवर्ड। इसी तरह से अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो गैस के मोल घटाना चाहेगी, मोल कम करने के लिए फॉरवर्ड। कहां जाएगी? फॉरवर्ड। और अगर मैं प्रेशर घटाऊं तो कहां जाएगी? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। कहां जाएगी? तो पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया? डिसॉर्प्शन। क्या हो गया? तो फिजियोप्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिएक्शन है, उसका प्रेशर बढ़ा के रिएक्शन, प्रेशर घटा के क्या किया जा सकता है? डिसॉर्प्शन करवाया जा सकता है। हमारी बात में? और प्रेशर बढ़ा के एड्सॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वो बोला था ना मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाई सकती है हाई प्रेशर पे। आप प्रेशर बढ़ाओ चिपके जाएगी। मोर ये तो इस समझा लिया। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, हमें ये तो पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मतलब, और फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट हमने एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम होती है बेटा, क्योंकि बॉन्ड वीक बन रहा है। बॉन्ड क्या बन रहा है? वीक बन रहा है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होती है बेटा? हाई स्पेसिफिक नेचर की होती है। क्या होती है बेटा? हाई स्पेसिफिक नेचर। इट विल ओनली अकर दैट इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर एड्सॉर्बेंट और बेड के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बनने के चांस है तो ही होगी, वरना नहीं होगी। जैसे ऑक्सीजन है, वो मेटल के साथ एड्सॉर्प्शन दिखाती है। क्या दिखाती है? एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? ऑक्साइड फॉर्मेशन। मेटल का क्या बना लेती है? ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वही है, वो एड्सॉर्प्शन हुआ ऑक्सीजन का सरफेस पे। लेकिन कैसा एड्सॉर्प्शन है? केमी ऑक्सीजन। कैसा है बेटा? केमिकल। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस है, वो एल्यूमिनियम पे, जैसे मान लो आयरन पे ही, तो वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर वो उसके साथ हाइड्राइड बनाती है, क्या बनाती है? हाइड्राइड, तो वो भी क्या है? एड्सॉर्प्शन। मतलब अगर मेटल हाइड्राइड बनाया तो क्या? एड्सॉर्प्शन। और मेटल हाइड्राइड नहीं बनाया तो क्या है बेटा? फिजियोप्शन। हमारे पास में तो रिएक्शन होना और नहीं होने पर डिपेंडेंट है।
तो ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या बनाती है बेटा, मेटल हाइड्राइड। तो एक क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्शन की कौन सा एडजॉर्प्शन हुआ, तो हमें पता होना चाहिए ट्रांजिशन मेटल के साथ केमियोप्शन होने के चांस है। अगर वो मेटल हाइड्राइड बनाएगी तो क्या है, केमियोप्शन। आयरन के साथ जैसे ऑक्सीजन है तो उसने क्या बनाया, मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, अगर कहता है कि एक ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड बनाता है, कौन सा एडजॉर्प्शन, केमियोप्शन। एक आयरन है सॉरी जो ट्रांजिशन मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बनाता है, केमियोप्शन क्या है। लेकिन वो कहे कि ना केमिकल ये मेटल हाइड्राइड नहीं बनाता, जैसे अपने हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ा था इस तरह से, ये फिजियोप्शन है। ये क्या है, फिजियोप्शन। अगर H2PT लिख दिया इसका मतलब हाइड्रोजन टूटा नहीं है, हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस, क्या होता है, तो H2PT लिख दिया इसका मतलब तो फिजियोप्शन है। ये तो क्या है बेटा, फिजियोप्शन। और अगर H माइनस लिख दिया ये होता है हाइड्राइड, तो क्या है बेटा, केमियोप्शन। तो फिजियोप्शन और केमियोप्शन में डिफरेंस समझ में आया बेटा। अब नेक्स्ट होने इरिवर्सिबिलिटी। तो जनरली ये क्या होता है बेटा, केमियोप्शन इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर। केमियोप्शन इज आल्सो इन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर एंड अकाउंट टू हाइट। वो तो बता दिया कैसे। मोस्ट केमिकल इंक्रीज विद द टेम्परेचर, फिजियोप्शन ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये तो मैं पहले बता दिया, ठीक है। और यूजुअली हाई प्रेशर आल्सो फेवरेट, हाई प्रेशर तो सबको फेवरेबल है, तो केमियोप्शन चाहिए, फिजियोप्शन। सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी क्या होती है बेटा, आई होती है। ये सारा समझ लिया अपन ने बेटा। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन है आइसोथर्म्स। जो बेटा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होते हैं बेटा, कि हमें क्या करना है, एक्स अपॉन एम, ठीक है। एम किसका मास है बेटा, एडजॉर्बेंट का, और ये किसका मास है बेटा, एडजॉर्बेट गैस, वो गैस जो क्या हुई, एडजॉर्बेट हुई। तो मुझे बताओ जितना एडजॉर्प्शन होगा कि एक्स अपॉन एम की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है। एम तो क्या है बेटा, भाई आपका एम तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है नहीं। अगर ये वेरिएबल नहीं है तो जितना एडजॉर्प्शन होगा उतना एक्स बढ़ेगा, जितना एक्स बढ़ेगा एक्स अपॉन एम बढ़ेगा। जनरली हम ये जो ग्राफ बनाते हैं एम 1 ग्राम लेते हुए बनाते हैं, कितना बनाते हैं, 1 ग्राम एडजॉर्बेंट पे कितना एडजॉर्प्शन हुआ, क्लियर है। तो एक्स अपॉन एम बढ़ा मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ा, एक्स अपॉन एम घटा मतलब है एडजॉर्प्शन घटा। आ रही बात समझ में। अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है, तो एक्स अपॉन एम और प्रेशर का रिलेशन है, एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में क्या कहते हैं, ग्राफ बनाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस पे बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर। द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, तो एक्स की वैल्यू बढ़ना होगी बेटा, वेरिएशन ऑफ गैस एब्जॉर्ब मतलब एक्स बढ़ रहा है तो एक्स अपॉन एम बढ़ रहा है, ये की बात हुई। तो अमाउंट ऑफ ए गैस एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट, मतलब ये हो गया एक्स अपॉन एम विथ प्रेशर। एक्स अपॉन एम का प्रेशर के साथ क्या है, ग्राफ, कि हमें क्या करना है, गैस एब्जॉर्ब हुई उसका अमाउंट वेरी कर रहा है, तो एम मतलब एक्स वेरी कर रहा है, मतलब एक्स अपॉन एम वेरी कर रहा है, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है। तो एक्स अपॉन एम का प्रेशर के साथ है ग्राफ, किस पे बेटा, कैन बी एक्सप्रेस बाय द कर्व नॉन एज ए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या कहलाता है बेटा, एडजॉर्प्शन है। अब हमारे सिलेबस में जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो किसका है बेटा, फ्रेंडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसने कहा था कि x अपॉन एम इक्वल टू केपी की पावर 1 अपॉन एन। केपी की पावर क्या होती है बेटा, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, क्लियर है। अब k और n तो कांस्टेंट है, k और n क्या है, कांस्टेंट, k और n क्या अपना बेटा, कांस्टेंट। और ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं, ग्राफ कुछ अब आपको ये समझा सकता है ये इस तरह से क्यों आया है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ, घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऊपर घट रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऊपर। हाँ। तो जब देखो बेटा ये पहली बात तो ये ग्राफ है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को समझाता है, मोस्टली किसको समझाता है, फिजिकल। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर आप ध्यान समझो तो हमें ऐसे तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको टेम्परेचर T1 बोल देगा, इसको T2, इसको T3, और पूछेगा इन दोनों में तीनों में से बड़ा कौन सा है। तो देखो बेटा नीचे वाले पे अपने को पता है एक्स अपॉन एम की वैल्यू कम है, इस पे सबसे, और बेटा एक्स अपॉन एम की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा वहां टेम्परेचर क्या है बेटा, सबसे कम।
क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर बढ़ने से फिजियोप्शन घटता है, तो x अपॉन m की वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाई एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, हाई एड्जॉर्प्शन। अगर यहाँ पे हाई एड्जॉर्प्शन हुआ है, क्लियर है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हाई एड्जॉर्प्शन। तो सिंपल सी कहानी, अगर यहाँ पे हाई एड्जॉर्प्शन है तो क्या हुआ गया बेटा, टेम्परेचर क्या होगा, लो। क्योंकि टेम्परेचर हाई एड्जॉर्प्शन मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, लो टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर हुआ, क्या ये चीज समझ में आई बेटा? हाई एड्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर क्या होता है बेटा, लो। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए टेम्परेचर इंक्रीज एड्जॉर्प्शन डिक्रीज, ये फिजियोप्शन के लिए होता है ये। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, वेयर एक्स इज द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, ये तो पता है पीकेएन क्या है बेटा, कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आता है के और एन किस पे डिपेंड करते हैं, क्या गैस के नेचर पर करते हैं कि हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं कि हाँ। हरी भाषण क्वेश्चन ऑप्शन में देता है वो, तो वहां याद नहीं आता हरी भाषण में, तो ये काम की चीज है। द रिलेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कर्व वेयर मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट प्लॉटेड अगेंस्ट। तो ग्राफ किसके अगेंस्ट बनाए गए हैं, पर ग्राम। एब्जॉर्बेंट कितना लिया बेटा हमने, पर ग्राम। इंडिकेट द फिक्स प्रेशर, देयर इज अ डिक्रीज इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये दिख रहा है। दीज कर्व आल्सो सीम अप्रोच टू सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। ये ग्राफ क्या करते हैं बेटा, और क्यों करते हैं, यही फ्रेंडरिच आइसोथर्म का ड्रॉबैक है। ये नहीं बता पाया कि भाई ठीक है तूने शुरुआत में बताया प्रेशर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद एड्जॉर्प्शन होना रुक क्यों जाता है। सैचुरेशन आने का मतलब क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, तू प्रेशर बढ़ाता जा रहा है, एड्जॉर्प्शन है हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तूने, मैंने शुरुआत में प्रेशर बढ़ाया, एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर सैचुरेशन हो गया। अब मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, क्यों। हमारी बात में तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंडरिच आइसोथर्म है वो सैचुरेटेड कब हो जाते हैं, हाई प्रेशर। एक हाई प्रेशर के बाद में कितना आप प्रेशर बढ़ा लो, एड्जॉर्प्शन नहीं होता। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम कोई कुछ बोला, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि अपने को पता है कि x अपॉन एम किसके इक्वल है बेटा, 1/n। अगर मैं log लूंगा तो क्या आएगा, log x अपॉन एम इक्वल टू log के 1/n log a। ये क्या है बेटा, इसका ग्राफ आएगा। और इस ग्राफ को अगर मैं खींचूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं log x अपॉन एम में और log a p में ग्राफ खींचूंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है बेटा। तो मुझे अगर स्लोप दे दे तो मैं n निकाल लूंगा, इंटरसेप्ट दे देगा तो log k दे देगा तो क्या निकाल लूंगा। अब वो कई बार क्या करता है बेटा, कहता है इंटरसेप्ट स्लोप इतना है, प्रेशर इतना है और k इतना है, तो बताओ x अपॉन m कितना होगा। तो x अपॉन m निकाल लेंगे, n की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। तो स्लोप बना कितना 1/n, n नहीं आएगा 1/n आएगा, क्या आएगा 1/n। बोलो कोई दिक्कत है। ये अपना ग्राफ है, इसके क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो n है ना बेटा, इस n की फैक्टर ऑफ n, इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है बेटा, 0 से 1। 1/n की वैल्यू कहां से वेरी करती है, 0 से 1, और n खुद 1 से बड़ा है तभी तो 0 से 1 में। और मोस्ट ऑफ टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.1 से 0.5 मोस्ट ऑफ टाइम इसकी जो वैल्यूज है। क्लियर है, प्रोबेबल रेंज है, तो आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबल रेंज भी, अगर आंसर पूछ ले सीधा ही तो इसी रेंज में आंसर टिकाना है, इसी रेंज में क्या टिकाना है। अब ये बेटा, ये जो आइसोटोप आइसोटोप है ये एक लिमिटेड रेंज तक ही बताता है, उसके बाद ये फेल है, उसके बाद ये क्या है बेटा, फेल। बोलो कोई दिक्कत है। अगर मेरा 1/n, हमें पता है x अपॉन m क्या है बेटा, kp की पावर 1/n। अगर 1/n 0 हो जाए, 1/n कितना हो जाए, तो x अपॉन m है वो k पे, मतलब प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर 1/n कितना हो जाए 1, तो x अपॉन m क्या आएगा, kp। तो आप देखो ग्राफ शुरुआत में स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहे हैं, सारे ग्राफ देख लो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन से, थोड़ी दूर से चले फिर घूम गए, थोड़ी दूर घूमे। अगर 1/n होता, तो अगर मेरा 1/n कितना होता बेटा 1 होता, तो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन आता, कैसा आता बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब 1/n कितना है 1, तो n भी कितना है 1। बोलो कोई दिक्कत है। बदला कैसे n की वैल्यू,
एक पार्टिकल टेम्परेचर बदला कैसे है की वैल्यू, वो ग्राफ है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन रहेगा ना, फिर वो ऐसे नहीं, एन की वैल्यू तो वेरिएबल है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या वेरिएबल है, तो 1/n अगर 1 है तब की बात है ना, यहाँ 1/1 नहीं है ना इनके लिए, अगर 1 होता तो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन आता, कैसा आता, स्ट्रेट लाइन। के भी तो बदल रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है ना, एक टाइम हाई प्रेशर पे जाके फिर ये इस ग्राफ का क्या है बेटा, ड्रॉबैक, क्या है बेटा, ड्रॉबैक, प्रेशर हाई होती है फिर ये इक्वेशन फॉलो होना बंद हो जाती है, लो टेम्परेचर तक फॉलो होती है, उसके बाद फॉलो होना बंद, हमारे पास में एक लिमिट के आगे फॉलो होना बंद हो जाती है ना, हाई प्रेशर पे तो क्या है कि प्रेशर कितना ही बढ़ा लो बढ़ ही नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था, तो इसको नहीं पता, हमारी बात में बोथ कंडीशन आर सपोर्टेड द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, तो बेटा ये जो कंडीशंस हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सपोर्ट करती है। द एक्सपेरिमेंटल आइसोटोप ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वो क्या करता है, सैचुरेशन को क्या करता है, अचीव करता है, लेकिन बेटा फ्रेंडविच के हिसाब से नहीं करना चाहिए था, क्लियर है, फ्रेंडविच के हिसाब से तो नहीं आना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमें पता है सैचुरेशन आता है, लेकिन फ्रेंडविच के हिसाब से तो बढ़ते ही रहने। आगे समझ में, नेक्स्ट हमने एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, अब तक हमारा क्या था बेटा कि सॉलिड था, सॉलिड था उस पे आप गैस चिपका रहे थे, अब हम क्या चिपकाएंगे बेटा, लिक्विड पे, ठीक है, तो सॉलिड कैन बी एड्जॉर्ब सोल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन आल्सो, भाई हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट पार्टिकल है, क्या है बेटा, उसे भी मैं अपने कोई डालूंगा सॉलिड, उस सॉलिड की सरफेस पे आगे चिपक जाएंगे और बाहर निकाल दूंगा, क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। जैसे हमारे पास है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इन सेकंड विद चारकोल, उसमें क्या डालते हैं, चारकोल डालते हैं, चारकोल क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से जितना एसिडिक एसिड अपनी सरफेस पे चिपका लेती है, सॉल्यूशन में जितना भी एसिडिक एसिड जैसे छोटे छोटे पार्टिकल है इन सबको अपनी सरफेस पे चिपका लेती है, तो अगर ये अपनी सरफेस पे चिपका लेगी तो सॉल्यूशन में से एसिडिक एसिड खत्म, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम हो गया, और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो गया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है डिक्रीज, तो क्वेश्चन आता है कि एसिडिक एसिड में चारकोल डालने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन है डिक्रीज, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर, उसमें क्या डाल दिया, चारकोल, उससे क्या होगा बेटा, चारकोल क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी एसिड को, और एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसी तरह से लिटमस सॉल्यूशन होता है, टाइट्रेशन में काम आता है, लिटमस सॉल्यूशन में एक डाई टाइप होता है, उसमें क्या करते हैं बेटा अपन, उसमें भी चारकोल डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, चारकोल, चारकोल डालने से क्या होता है, उसमें जो लिटमस में सॉल्यूशन में जो डाई होती है ना, जिसके कारण कलर आती है, चारकोल उसे अपने सरफेस पे चिपका लेता है, उसे अपने सरफेस पे चिपका लेता है, और चारकोल अगर अपने सरफेस से चिपका लेगा तो कलर क्या हो जाएगा, गायब, क्या हो जाएगा, बस चिपका के नीचे पड़ जाएगा, तो सॉल्यूशन में डाई खत्म। इसी तरह से हमारी क्या होता है, जैसे प्रिसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन ब्लू कलर व्हेन प्रिसिपिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेंट, ये मैग्नीशियम रिएक्शन क्या हो, रिएक्टेंट क्या होता है, देखो ध्यान से, डाई है बेटा, क्या है बेटा, डाई, डाई तुम सब जानते हो ऐसी होती है, ये जो डाई पड़ा था ना, ये वाली है, ये रिसोर्सिनॉल, इसे क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल, एल्कोहल वाला पार्ट नहीं, डाइफिनॉल, रिसोर्सिनॉल, आगे समझ में, और ये एजो डाई, ये क्या है बेटा, तो ये क्या हो गया, नाइट्रो पैरा नाइट्रो एजो रिसोर्सिनॉल, एजो डाई रिसोर्सिनॉल, आज में ये इसको, इसका कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, मैग्नीशियम रिएक्टेंट। अब आपको ये इधर उसका फॉर्मूला याद करने की जगह से याद रखना, डाई है, पैरापेनो2 रिसोर्सिनॉल, ओएच वाली चलेगी, पैरा पे ओएच, क्लियर है, आगे बात समझ में, क्लियर है। अब इस डाई से क्या होता है कि भाई अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करें, क्या करें बेटा, प्रेसिपिटेट, तो कोई कलर वलर नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम ये डाई डाल दें तो ये डाई डालने से क्या होगा बेटा, ये डाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सरफेस पे चिपक जाएगी, क्लियर है, और जब अब ये प्रेसिपिटेट होगा तो प्रेसिपिटेशन कैसे दिखाएगा, कलर आएगा, क्यों, क्यों डाई का कलर है, हमारी बात में, तो क्या हो गया बेटा, द कलर इज ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खुद प्रेसिपिटेट का कोई कलर नहीं है, लेकिन मैंने इसमें डाई भी डाल दी, तो डाई को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने अपने सरफेस पे चिपका लिया, अब ये जब नीचे जमेगा तो क्या दिखाएगा, कलर, क्या दिखाएगा, कलर, किसका कारण है, डाई ने इसकी सरफेस पे चिपकी हुई है, कलर तो डाई का होता है, डाई क्या दिखाती है, कलर, हमारी बात में, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड इन द केस ऑफ एड्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, अब एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है भाई, कि टेम्परेचर पे होगा, सेम कहानी है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो बढ़ेगा, क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अपन,
द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। द एक्सटर्नल एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितना उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा सरफेस पे। भाई एक में 2 पार्टिकल है तो 2 एडजॉर्प्शन हुआ, 10 है तो ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। द एक्सटर्नल एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। वो नेचर पे डिपेंड करता है कि भाई कोई सरफेस पे चिपकाएगा, कोई सरफेस पे चिपकाएगा नहीं। आ रही बात समझ में? तो अब इसके बेस पे हमें, अब देखो इसकी कोई रियल मैकेनिज्म नहीं है भाई। द प्रीसियस मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट नोन, हमें पता ही नहीं। हमने क्या किया, फ्रेंड्रिच वाली कोई क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उसको कंसंट्रेशन। पी को क्या मान लिया, कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस थी। पहले वाले में क्या था, सॉलिड पे गैस चिप रही थी, गैसों को किससे दबाया था, प्रेशर से। सॉल्यूशन में क्या मान लिया, कंसंट्रेशन। सेम कहानी, सेम सब कुछ। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। किसका है बेटा, एप्लीकेशन किसके पढ़ने हैं बेटा, एडजॉर्प्शन के। Using the above equation, validity of Fresnel isotherm can be stabilized। हमने क्या किया बेटा, इसको क्या किया, log x अपॉन एक ग्राफ बनाए और प्रैक्टिकली चेक किया तो हमने देखा फ्रेंडलिच के नियर बाई आंसर क्या आया, सेम आया। क्लियर है? जो x अपॉन m की वैल्यू निकाली हमने थ्योरेटिकली इस इक्वेशन से, वो हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिली, सेम। उसी कहानी क्वेश्चन रोया है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने बता दिया एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, कि भाई एप्लीकेशन क्या है एडजॉर्प्शन के। द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन, फाइंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन। पहला बेटा हाई वैक्यूम बनाने के, कि हाई वैक्यूम कैसे बनाना है। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें से मुझे सारी गैस हटानी है, लेकिन मैं पंप से एक लिमिट ज्यादा खींच नहीं सकता, वरना तो खुद चिपकने लग जाएगा। मैं यहाँ क्या करूंगा, एडजॉर्बेंट रख दूंगा। क्या रख दूंगा, तो ये एडजॉर्बेंट अपने आप ही क्या करेगा, गैस पार्टिकल को अपनी सरफेस पे चिपका लेगा, अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा, तो सॉल्यूशन वहां पे गैस खत्म। हाई वैक्यूम आया कि नहीं आया? तो पहला काम तो हो गया, हाई वैक्यूम बनाने का काम आती है। नेक्स्ट में आता है गैस मास्क। गैस मास्क में हम क्या करते हैं बेटा, कि गैस मास्क क्या होती है बेटा, कि सिंपल सी कहानी है कि अपने वो गैस पे क्या होता है भाई, मान देखो फिल्मों में स्पीकर से लगे होते हैं, बता ना फिल्मों में जो गैस मास्क लगे होते हैं, फिर यहाँ पे स्पीकर से टाइप के होते हैं, वो वाले मास्क। बहुत सारी फिल्मों में होते हैं। हाँ, जितनी माइनिंग वाली फिल्में होती है ना, जिनमें खान वान, तो वो पुरानी ही है ना, माइनिंग का हुई थी सबसे। आप सुन ध्यान से। तो वहां पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, मास्क लगाते हो। क्या लगाते हैं बेटा, मास्क। तो सिंपल सी कहानी, उसमें क्या होता है बेटा, ऐसा कोई देखो मास्क में ऐसा कोई मशीन तो लगा नहीं सकते, मास्क कितना भारी हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं बेटा, फिल्टर पेपर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, और वो फिल्टर पेपर में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होती है। क्या होती है, एक्टिवेटेड चारकोल। और उसको इस तरह से करते हैं कि मोस्ट ऑफ गैसों को एब्जॉर्ब कर जाए। क्या कर जाए, एब्जॉर्ब। तो कोई भी गैस आई, और ध्यान रखिए ऑक्सीजन को कम करे, बाकी सबको सल्टाए, बाकी सबको सल्टाए। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ गैसों, भाई ऐसा नहीं कि पॉइजन गैस एकदम जीरो कर देगा, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम कर दे, अमाउंट बहुत है कम कर दे, तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन जाएगी तो हम बचे रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिंदगी वहां पे एकदम मस्त मस्त रहो, कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर है? एक लिमिट तक टाइम तक क्या कर सकती है, रोक सकती है वो। कुछ तो पार्ट जाएगा ही, लेकिन इससे हल्का तो हम बना ही नहीं सकते, वरना मुंह पे सोचो कितना बड़ा बाहर कैसे लेके जाएंगे। ऑक्सीजन। क्लियर है? तो पर आजकल तो ऐसा नहीं करते, आजकल तो ऑक्सीजन पाइप लगाए जाते हैं मस्त, काहे को बाहर से गैस लेनी। क्लियर है? अरे बात समझ में? डिवाइस ही बात, जैसे हमने डिवाइस तो बनाया ऐसा एक जिसपे एक्टिवेटेड चारकोल लगे, ऐसे सिंपल थोड़ी है कि कोयला मुंह पे रगड़ के चला जाऊं। उसको अरेंज करके बनाया गया ना ऐसे कि वो ऑक्सीजन को रोक के ऐसे स्मार्ट बनाया गया। नेक्स्ट होना कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। क्या करता है बेटा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। तो सिंपल सी कहानी है, बॉटल्स में जो पानी है, जो सिलिका है, वो यही काम करेगा जो गैस वाला टाइम था। सिलिका जेल पानी को मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर जाएगी। नेक्स्ट होना रिमूविंग ऑफ कलर, ये भी पढ़ाई था। एनिमल चारकोल को डाल दो, ये कलर वाले पार्ट को अपने सरफेस पे चिपका लेता है। नेक्स्ट होना हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कौन से बेटा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जितने भी है उनपे सब में हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, एडजॉर्ब होती है। क्या होती है बेटा, एडजॉर्ब। आई बात में? तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर मेनी गैसेस, आगे पढ़ेंगे अपन। आ रही बात में? नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ए इनर्ट गैस। आ रही बात में? इनर्ट गैस का सेपरेशन। अब इनर्ट गैस जो बड़ा किसी से रिएक्शन तो करती नहीं है, तो हमें मान लो इस कमरे में से इनर्ट गैस हटानी है, तो हम क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट बिठा देते हैं, धीमे धीमे सरफेस पे चिपका लेगी। फिर चारकोल ही करता है मोस्ट काम, ये याद रखना, कोकोनट चारकोल और ये वाला चारकोल। नेक्स्ट बना बेटा, हमारी मतलब बीमारियों में भी काम आता है। हम क्या करते हैं बेटा, मेडिसिन बना, आज देखो एक तो दो तरह की मेडिसिन होती है,
क्लियर। एक मेडिसिन तो वो होती है जो अंदर, जैसे अपन सिंपल, जैसे मुझे मान लो इस छोरी को मारना है, क्लियर है, तो मैंने क्या किया बेटा, सिंपल सी कहानी है कि एक बम निकाला और फेंका यहाँ पे, तो मैं मर गई, लेकिन ये भी मरी कि नहीं मरी? एक तरीका तो ये हुआ, मैंने दूर से फेंका तो ये भी मर गई, पर साइज में तुम भी सलट गए, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ कि मैं एक रस्सी लाऊं, इसके गले में फेंक के डालू और खींचूं, इसकी गर्दन ही तोड़ दूं, उससे एक सिंपल सी कहानी, तुम सब लोग बचे रहोगे, तुम सब लोग यही सलटेगी, क्लियर है। अब सिंपल सी कहानी है, जैसे हम जो मेडिसिन लेते हैं जनरली क्या होती है, वो मेडिसिन हमें जाके जैसे मान लो जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया उसको तो मारेगी, लेकिन आसपास की सेल्स को भी क्या करेगी, डैमेज करेगी, क्लियर है। लेकिन अगर हम इस तरह की जो मेडिसिन बनाए जो क्या करे, बैक्टीरिया को अपने सरफेस पे चिपका ले, मतलब अंदर जाए और जैसे बैक्टीरिया उसके साथ साइड से निकले उसको चिपका ले, अब सेल्स तो डैमेज नहीं हुई और फिर बाहर आ जाए बॉडी के साथ में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बेटा, हमारे बॉडी को ज्यादा हेल्थ, मतलब ज्यादा अच्छी मेडिसिन बना पाएंगे। एक तो होता है जो बम फेंकने वाले तुम सब मरोगे, अच्छे लोग भी मरोगे बुरे के साथ में, एक होता है बुरा ही मरे, अरे ये बात समझ में। तो मेडिसिन में आती है फ्लोथ फ्लोटेशन, अपन पढ़ के आए थे बेटा। फ्लोथ फ्लोटेशन में वो सल्फाइड और वो चिपक चिपक के आती है, वो क्या है, एड्जॉर्प्शन। क्या है बेटा, एड्जॉर्प्शन। फिर एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, कि बेटा हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं वो, जैसे अभी हम पढ़ के आए थे, अभी वो मैग्नीशियम वाला पढ़ा था, जो MgO2 है, तो वो इंडिकेटर तो है, वो सरफेस पे चिपका रहता है, कलर दिखाता है, क्या दिखाता है, कलर। और क्रोमेटोग्राफी अपन पढ़ेंगे तब समझा देंगे, ये तुम्हारे पास 12th में चैप्टर में है, 11th के चैप्टर में 12 नंबर चैप्टर कुछ है, उसमें लास्ट में जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ा देंगे। नेक्स्ट में बेटा कैटलिस्ट। क्या है बेटा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी करता है, अल्टर करता है, वो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है, क्लियर है। तो अब हमें इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, कहाँ पे तू रो रही थी वो वाली लाइन को, ये वाली, which is accelerate the rate of chemical reaction and themselves remove chemically, ये वाली लाइन को रो रही है कि उसे कैटलिस्ट कहते हैं, तो कहते हैं सर कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा बढ़ाते हैं, ये बात पिछले चैप्टर में क्लियर है। इस चैप्टर में जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, क्या करता है, ऑल्टर करता है, ऑल्टर करता है। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव और प्रमोटर तो कैटलिस्ट के भी कैटलिस्ट होते हैं, क्लियर है। अब जो ध्यान से कैटलिस्ट हमने जो सुनो काइनेटिक्स में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, अल्टर करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, चेंज बाई एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा सॉरी सामने देख ले, बाद में कर लिए इसे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, चेंज, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं, उससे क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज हो जाती है। वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था काइनेटिक्स में, क्लियर है। अब सिंपल सी कहानी है कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है प्रमोटर, एक होता है पोजिशन। प्रमोटर क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को, कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं, मतलब उसे, मतलब प्रमोटर को कोई मतलब नहीं रिएक्शन से, वो क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट का ध्यान रखता है। किसका ध्यान रखता है, कैटलिस्ट का। नेगेटिव और नहीं करेगा, ये उससे जो भी उसकी एक्टिविटी है उसे खत्म करेगा। प्रमोटर सुन ले कहानी, प्रमोटर और मैं पॉइजन का समझा रहा हूँ, पहले बीच में मतलब पहले सुनने तो दे, तो उस पता नहीं तो क्या ही बोल जाती है बीच में। तो जो प्रमोटर क्या करेगा, जो भी कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा, मतलब वो पहले अगर 1 लाख को सल्टा रहा था 2 लाख को सल्टाएगा एक जना, मतलब एक कैटलिस्ट 1 लाख मॉलिक्यूल को सल्टा रहा था, अब वो कितनों को सल्टाएगा, 2 लाख को। हर बात में अच्छे से काम करेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, मतलब अब वो उसकी रेंज बढ़ गई, वो कह रहा है इतनों को नहीं मैं और उनको और बढ़ाऊंगा, वो तो होता है प्रमोटर। पॉइजन क्या करता है, उसकी रेंज घटा देता है कि वो 1 या 2 बार काम होने के बाद काम ही नहीं करेगा, जबकि प्रमोटर क्या करता है कि उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। वो कहता है मैं 1 लाख पे खत्म नहीं होऊंगा, मैं 2 लाख को खत्म करूंगा, मतलब जितना वो कर सकता है उससे दुगुना काम करने लग गया, क्लियर है। अभी समझाते हैं उसको, देखो। और पॉइजन क्या करता है, उसकी एक्टिविटी घटा देता है, जितना वो कर सकता था उससे भी कम कर देता है। जैसे बेटा हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, रोजनमूड वाले में, जैसे ये था बेटा, अगर मैं इसमें सिर्फ H2PD डालूं, ये होना है, लेकिन अगर मैं इसमें H2PD, BSO4 और क्यूनोलिन डाल दूं तो वो क्या है बेटा, एल्डिहाइड पे रुक गया। क्यूनोलिन वो क्या नाम है, पॉइजन का एक्चुअली क्यूनोलिन है, कौन है बेटा, BSO4 और क्यूनोलिन का मिक्सर है, ठीक है।
तो क्यूनोलिन को क्या बोलते हैं? पॉइजन। क्या बोलते हैं? पॉइजन। BSO4 भी साथ में होता है। सर साइनोहाइड्रिन में जो अपन KOH डालते हैं वो क्या है? साइनोहाइड्रिन में साइनोहाइड्रिन बनाते हैं जब वो KOH उसकी रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, तो कैटेलिस्ट हुआ ना, नहीं, केओस तो वो रिएक्जेंट है बेटा। एक रिएक्जेंट होता है, रिएक्शन जैसे साइनोहाइड्रिन में केओस डाला, वो तो रिएक्शन कराने के काम कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्शन करवाने, वो तो रिएक्जेंट हुआ। कैटलिस्ट क्या होता है? खुद कुछ नहीं करता, हाँ, खुद वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना खुद ही। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो खुद पार्टिसिपेट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो ध्यान से, जो BSO4 और जैसे हमारे पास H2 तो रिएक्जेंट है, PD कैटलिस्ट है। PD कौन है? तो अगर इसमें हम क्यूनोलिन डाल दें, क्या डाल दें, तो ये इसकी एक्टिविटी घटा देते हैं, तो रिएक्शन में यही बना। तो ये कौन हुआ? पॉइजन। कौन हुआ बेटा? पॉइजन। हमारी बात में जो रिएक्शन यहां तक जा सकती थी, जो कैटलिस्ट कहता है मेरी औकात यहां तक की थी, उसकी औकात यहां तक सल्टा देते हैं। क्लियर है? इसी तरह से अपने पढ़ा लिंडलार कैटलिस्ट, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो H2PD बेटा ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट डालने पे वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। प्लेडियम कार्बाइड, प्लेटिनम में कार्बन डाल देते हैं, तो ये प्लेटिनम में जो कार्बन है ये भी क्या है बेटा? पॉइजन, रोक देता है। इसमें हाइड्रोकार्बन वाली इसमें क्लियर है? रोक देता है। क्या कर देता है? आरी भाषा में ये रिएक्शन को रोक देता है। कहां रोक देता है बेटा? आरी भाषा में। तो सिंपल सी कहानी है, जो प्रमोटर तो क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो हेबर प्रोसेस में अगर अभी जो Fe है उसमें हम क्या यूज करते हैं? मोलिब्डेनम। आजकल जो हम यूज करते हैं वो Al2O3 है। कौन है बेटा? अपन पी ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको। Al2O3 और K2, ये आजकल प्रमोटर है। मतलब ये भी प्रमोटर, ये भी, लेकिन ये अच्छे प्रमोटर है तो इन्हें यूज करने लग गए। हमारी बात में तो कैटलिस्ट कौन है? आयरन। ये कौन है? प्रमोटर। मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाए, उसे रिएक्शन से कोई लेना देना। अगर मैं ये डाल दूं तो मतलब जैसे अपनी गाड़ी में जो ऑयल डालते हैं, ऑयल जानते हैं, गाड़ी में ऑयल डालते हैं तो इंजन को बढ़िया रखता है, लेकिन गाड़ी की अगर टंकी में ऑयल डाल दो तो गाड़ी थोड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी ना। तो कैटलिस्ट कौन है उसका? पेट्रोल। ऑयल तो उस पेट्रोल की एफिशिएंसी को, गाड़ी की एफिशिएंसी को बढ़िया बना के रखता है, गाड़ी का इंजन मस्त रहता है। क्या रहता है? मस्त, धो धुआ के बढ़िया रखता है। सेम कहानी यहाँ पर है। ये आए जो कैटलिस्ट है, प्रमोटर क्या करता है? उसको बढ़िया चिक रखता है कि चिंता मत, तू काम कर, टेंशन मतलब तेरी सेवा पानी मैं करूंगा, तो काम कर। तो ये दबा के काम करता है। लेकिन पॉइजन क्या करता है बेटा? कम कर देता है। उसको कहता है तू खत्म है, तू खत्म है, तो कैटलिस्ट लगता है मैं खत्म ही हूँ। बार बार उसे क्या कहता है? तू खत्म है, तो ये क्या कहता है? मैं खत्म ही हूँ। मैं क्या हूँ? खत्म। काम ही नहीं करता बेचारा। आ रही भाषण में? क्या बताऊं? नेगेटिव कैटलिस्ट को और नेगेटिव नहीं बोलते, उसकी एक्टिविटी और बढ़ गई। मतलब वो क्या हो गया बेटा? नेगेटिव रिएक्शन को तो वही कर रहा है, अब वो पहले 1 लाख मॉलिक्यूल को सटा रहा, अब 2 लाख को सटाएगा। मतलब 2 लाख मॉलिक्यूल के रिएक्शन को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। और नेगेटिव करना का मतलब थोड़ी हुआ, मतलब उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। अब वो 1 लाख मॉलिक्यूल की 2 लाख मॉलिक्यूल को सटा रहा है। अब वो जो भी जिस भी फील्ड में है उसमें एक्सपर्ट कर देगा उसे। हमारी बात समझ में? नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब ये चीज समझ में आ गया बेटा, प्रमोटर क्या होता है और क्या बोलते हैं पॉइजन क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर है? पॉइजन तो ये है बेटा जो ऑर्गेनिक में पढ़ के आए थे, प्रमोटर ये हेबर प्रोसेस में आई, और हेबर प्रोसेस अपन पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जब अपने रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की स्टेट क्या हो बेटा? एक ही फेज की हो। क्या हो बेटा? सेम फेज के, तो क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। किसकी? रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की। मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जनरली होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट इन द सेम फेज। ठीक है, तो जनरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कई बार तुम्हारे पास प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं होगा, अगर सबकी फेज क्या है? सेम है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? होमोजीनियस। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे ये होमोजीनियस है, ये लिक्विड 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 एक्वस एक्वस सब है, ये सब क्या है? होमोजीनियस। क्या है बेटा? ये तो पता ही है बेटा, एस्टरिफिकेशन है। और ये वाले रिएक्शन अपन पी ब्लॉक में, चिंता मत कर। क्लियर है? ये क्या है बेटा? एस्टरिफिकेशन है। ये क्या है बेटा? एनाइड, उसका सुक्रोज का है ये। अब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट प्लेटिनम सॉलिड है। क्या है बेटा? प्लेटिनम है सॉलिड। और जितने भी एच अपन पढ़ते हैं H2PD सब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, सब क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें H2PT लिया तो PT तो सॉलिड है, H2 क्या है? गैस है। ये अभी हेबर प्रोसेस पढ़ के आए थे, इसमें ये Fe यूज कर रहे हैं, ये क्या है बेटा? सॉलिड। ये हेबर प्रोसेस पी ब्लॉक में, चिंता मत करो। ठीक है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के ये
उसमें नहीं है पी ब्लॉक में। पोस्ट वाले रेजिस्टेंस में क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम। क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम। और ये प्लेटिनम क्या है बेटा आपका, सॉलिड है, बाकी सब क्या है बेटा, गैस। और चिंता मत करो, ओस्ट वाला प्रोसेस भी पी ब्लॉक में है। वही। क्लियर है। अब वेजिटेबल ऑयल्स होता है, क्या होता है बेटा, वेजिटेबल है ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, तुम सब्जी वब्जी बनाते हो ना वो वाला, उसमें हाइड्रोजन गैस को निकल की प्रेजेंस में बना करते हो, क्या बनता है, वेजिटेबल है घी, जिसे तुम बोलते हो डालडा घी। अच्छा होते हैं, ब्रांड है ना। डालडा ब्रांड है, लेकिन तुम बोलते तो डालडा घी हो ना। बहुत गंदा होता है। क्लियर है। जितनी मिठाइयां खाते हो ना बाजार में, सारी उसी से बनती हैं। वो भी अच्छी होती है, और डालडा डिपेंड करता है ना कैसा है, बट वो चिपकता है ना तो हाँ, वो कुछ नहीं पता लगने देते आजकल। जितना तो मिठाइयां बाजार से लेके खाते हो, कोई शुद्ध घी में नहीं बनाता। इसी डालडा पे सरकार बैन नहीं करती। किसको बोलते हो? शुद्ध घी कौन सा होता है? शुद्ध घी जो जो सोडानी की मिठाई है। अच्छा, सोडानी की ब्रांड है बेस्ट। सिंपल से कहने शुद्ध घी मतलब जो अपन जो दूध से निकालते हैं। जो घर पे निकालते ये हम और ये लोग क्या होता है, मतलब कि तुम लोग खाते हो जो अमूल वाला होता है उसको बोलते नहीं, अमूल वाला भी शुद्ध घी है। नहीं, वो गाय वाला खाते हैं, इसकी बजाय में नहीं होती। नहीं, डालडा घी बाजार में ऐसे डालडा घी नाम से ही आता है, अलग से ही आता है। वो जो बाजार में बिकता है। थैलियों में आता है वो चीज। हाँ, क्लियर है। अब सुन ले भाई, ठीक है। ऐ तो वो डालडा घी होता है, वो क्या होता है, डालडा घी। अब सुन लो, तो क्वेश्चन आ सकता है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी किससे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस और निकल से। क्या वो वाला जो आप बोलते हो, वो एकदम पानी जैसा जम नहीं जाता। जमता है वो भी, और जमता है, नहीं जमता। मेरे को पता है ना। जमता है। एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब जो बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है, वो एडजॉर्प्शन थ्योरी से चलता है। किससे चलता है बेटा, एडजॉर्प्शन थ्योरी से। जो बेटा ध्यान से, चलो इसको अपन कल ही पढ़ेंगे, टाइम हो गया। चलो जी, ठीक है। थोड़ी बनती है मिठाई तो अमूल वाली बनती है।